वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते के करंट अफेयर्स को हम सभी लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हमेशा करंट अफेयर्स करते हैं और उसके साथ हम लोग एक एमसीक्यू करते हैं। तो अगर आपको किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसको वहीं पर ही मिल जाएगी। सारी की सारी चीजें, जो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और सब कुछ आपको यहीं पर ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये दिए गए नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। ये है हमारे नंबर्स। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे ये कोर्सेज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कुछ वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारी भारत सरकार ने वक्फ के ऊपर जो बिल है उसको पास कर दिया है। तो उसी हिसाब से एक सवाल है ये वाला कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब आपको इसका आंसर करना है कि आपको क्या लगता है कि पढ़ो एक बार अच्छे से सभी लोग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो वक्फ संपत्ति कब्जाधारियों का इसका ऑब्जेक्टिव है, जो आप इसमें से पढ़ सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। वक्फ संपत्तियों का जो अनाधिकृत कब्जेदार है उसकी बेदखल को खत्म करना। पहले हम समझते हैं कि ये है क्या। भारत के अंदर जो वक्फ बिल है वो एक पूरा प्रॉपर्टीज के रूप में जाना जाता है। वक्फ एक पूरा प्रॉपर्टीज का यूं कह लो कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि मुस्लिम्स में चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट किया जाता है, मॉस्क, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब बनाने के लिए। ठीक है, वक्फ ये होता है। ठीक है, अब है क्या, भारत के अंदर कुल मिला के 8 लाख से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जो कि 38 लाख एरियाज में फैली हुई है। तो हमारे भारत के अंदर ना एक बिल है जो कि वक्फ को पूरा एडमिनिस्टर करता है, वक्फ एक्ट 1995। इसमें काफी चेंजेस भी आ चुके हैं। अब सरकार ने नया बिल लेके आया जिसमें नई चीजें इंक्लूड करी है। क्या क्या चीजें इंक्लूड करी है? सबसे पहले ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है, वक्फ के नाम पे प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है, वो कम से कम 5 साल तक मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस कर रहा हो, केवल वही व्यक्ति जो है वो ये कार्य कर सकता है। पहला तो यही बोला गया। ठीक है, ये बोला है कि यहाँ पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट के, 2 लोकसभा का और एक राज्यसभा का, जो कि जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही हो। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही है तो पहले विमेन से भी ये पूछा जाए कि क्या डिवोर्स वुमेन है, कोई ऑर्फन्स है, उनसे भी ये सवाल मतलब पूछा जाए ये चीज। ठीक है, और ये वाला आपको मैंने बता ही दिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ऐसा कि भाई अगर कभी भी कोई समस्या आ गई, कोई विवाद हो जाता है, तो वो विवाद सिर्फ मुस्लिम एक्सपर्ट ही संभाल सकता है, एक्सपर्ट ऐसा नहीं होगा। और पहले ऐसा हुआ करता था कि आप अगर कोई भी ऐसा विवाद है तो वो आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा बिल। ऐसा पहले होता था ना कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, तो ये चीज नहीं रहेगा। ठीक है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ ये काम हटा दिया गया है इस पूरे एक्ट के तहत। तो ये वाला था, ये वाला प्रिंसिपल देख सकते हो। फिर आप कोई जुडिशरी में जा भी नहीं सकते हो, कभी आप किसी जो जुडिशरी होती है हाई कोर्ट, वहां पे आप नहीं जा सकते, यहाँ पे जा सकते हैं। अब इस बिल में ये चेंजेस किए गए हैं, सर्वे कमिश्नर जो है वो यहाँ पे चीजों को चेक रख सकता है। ऐसा इस बिल के तहत सारी चीजों को लागू किया गया है। समझ में आया? बिल को लागू इन द सेंस कि भाई ये चीजें इसके अंदर लाई गई, इस बिल में ये चेंजेस करके हमारे सामने रखे गए। ऐसे ही हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रीन ग्रैबिंग। क्या अर्थ होता है इस शब्द का? ग्रीन ग्रैबिंग शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब यही एक सिंपल सा टॉपिक है, यूपीएससी एस्पिरेंट से, सीएपीएफ और यूपीपीसीएस इन सबसे काफी पूछा जाता है। होता क्या है कि आप लैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, और वो लैंड जिसके कारण जो वहाँ के समुदाय हैं, जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं, वो विस्थापित होते जा रहे हैं, भूमि और संसाधन का विनियोजन होता जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं?
उस वाले टॉपिक को हम बोलते हैं ग्रीन ग्रैबिंग। अभी ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है भाई, जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा फंड दिया जा रहा है किसको, असम के सोलर पार्क को, जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वहां पे जो असम के सोलर पार्क है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या चीज है, ग्रीन ग्रैबिंग शब्द का क्या अर्थ है। तो असम में है ये चीजें के लिए सपोर्ट किया है, वहां पे प्रोटेस्ट काफी ज्यादा चल रही हैं। तो ये वाला टॉपिक हुआ था 25 मार्च, और से लेके अप्रैल में काफी बड़ी रैली निकाली गई थी। वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर वो भी रैली भी निकाली थी, काफी ट्राइबल कम्युनिटीज लोगों ने मिलके, काफी लॉ ग्रेजुएट सब लोगों ने मिलकर के बोला ये भाई ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो आप यहाँ पर असम की सरकार है क्या कर रही है, 18,000 बीघा बीघा का एक ट्राइबल लैंड है, वो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दे रही है। और वो सोलर पावर प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक साथ में सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पे ये चीज आती है कि आप ये सवाल ये नहीं कर सकते हो किसी किसी की भी व्यक्ति की, ये जो चीज है वो आप मतलब कि आप पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए भूमि और संसाधनों के विनियोग को संदर्भित करने के लिए नहीं यूज कर सकते हो। ग्रीन ग्रैबिंग शब्द भी ऐसे ही आया था, जॉन विडल एक व्यक्ति है, उनके द्वारा ये शब्द भी दिया गया था। तो एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है कि भाई किसने ये शब्द दिया, कैसे है, क्या है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो चीज याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ये वाला न्यूज में चल रहा था काफी ज्यादा, इस तरीके से ये किया गया है। और वहां के लोगों को हटा करके जो है ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसे ही कहते हैं ग्रीन ग्रैबिंग। ये शब्द बोला जाता है ग्रीन ग्रैबिंग, बिल्कुल। देखो, सोलर प्रोजेक्ट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोलर प्रोजेक्ट बिल्कुल होना चाहिए, हमारा खुद देश इस बात को सपोर्ट करता है, उस बात से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों को विस्थापित करके आप ये करो, वहां उस जगह का नाम है कार्बी एंगलोंग एरिया, जो कि असम का सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है, ये चीज करना वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। समझे बात को? तो इसे शब्द को क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रैबिंग। आप एनवायरनमेंट का फायदा सोच रहे हो बिल्कुल, लेकिन वहां के लोगों को विस्थापित करके सोच रहे हो, तो ग्रीन ग्रैब कर रहे हो। आप ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट के लिए, ग्रैब मतलब जबरदस्ती लोगों से हथियाने की कोशिश की जा रही है, इसे कहते हैं ग्रीन ग्रैबिंग। ठीक है, फिर आता है बिम्स्टेक, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये वाली पिक्चर आप देख सकते हो। इसमें बिम्स्टेक का अभी 6वां संस्करण हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। थीम उसकी रखी गई है समृद्ध लचीला खुला बिम्स्टेक, प्रोस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक कंट्रीज का ग्रुप है। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इसका हिस्सेदार नहीं है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ लर्न करने की, आप सभी लोगों को बड़े फायदे हो जाएगी इस ट्रिक से। मैं बताऊँ लर्न कैसे करो बिम्स्टेक की कंट्रीज का नाम। आप क्या करो, बी से, पहले बी से हमारे आसपास कौन सी कंट्री आती है, बांग्लादेश। वैसे तो भूटान भी आती है, दोनों ही जोड़ दो इसके अंदर। आई से अपना प्यारा भारत आता ही है। एम से हमारे पास में कौन सी आती है, म्यांमार, क्योंकि हम उस तरफ की कंट्रीज के नाम लिख रहे हैं। एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और ई से इकोनॉमिक, और सी से कोऑपरेशन। तो ये है इसका पूरा नाम। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंदर नेपाल को भी जोड़ दिया गया, तब से इसकी फुल फॉर्म बदल गई। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी, है ना, क्योंकि वो इसका हिस्सेदार नहीं है। तो ये है इसमें कंट्रीज, आप देख सकते हो सामने। इसमें नेपाल जुड़ गया, बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी फिर आगे चल के, ये सामने लिखी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके इसकी अब फुल फॉर्म जो है वो जारी कर दी गई है। जिसमें 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको बनाया गया था, मतलब बैंकॉक में बनाया गया था, घोषणा इसकी बैंकॉक में हुई थी। और इस बार का जो समिट हुआ है वो भी बैंकॉक थाईलैंड में ही करवाया गया है, याद कर लेना। ठीक है, 1997 में पहले बिस्टेक के नाम से थी, इसमें म्यांमार भी नहीं था, बाद में इसको म्यांमार भी जोड़ा गया। फाउंडिंग मेंबर पूछता है, जो कि संस्थापक देश पूछेगा, तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड हुआ करते थे, बाद में फिर इसमें म्यांमार जुड़ा, फिर इसके अंदर नेपाल जुड़ा, फिर भूटान भी जुड़ गया। ठीक है, पहला समिट भी इसका थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। एक चौथाई इसका ट्रेड होता है यहाँ पर। कंबाइंड जीडीपी 2.7 ट्रिलियन है इसकी। 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी इन्हीं कंट्रीज में रहती है। तो छोटे छोटे से फैक्ट से एग्जाम में सीधा आता है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे कोई भी एग्जामिनेशन उठा लो, सभी का फेवरेट टॉपिक रहता है कि ये क्या पूछना है, इंटरनेशनल अफेयर्स पूछने हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा क्या क्या चल रहा है, वो सब पूछना इनका फेवरेट काम है।
तो फेवरेट काम को हम भी पढ़ लेते हैं भाई, है ना, क्यों ना पढ़े। वेन्यू तो देखो सीधा ही पूछ लेते हैं, कंट्री का मेंबर कौन है, कब बना था, मैच द फॉलोइंग में बैंकॉक डिक्लेरेशन देख के पूछ देंगे। तो ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो किसी भी हालत में आपको छोड़ के नहीं जाना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। समझ रहे हो। चलिए अगला है भाई ऑपरेशन ब्रह्मा के ऊपर। ये है कुछ ऐसा ऑपरेशन ब्रह्मा। पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ से गिफ्ट, गिफ्ट क्या, एक असिस्टेंस दी गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया है। अभी आपने सुना होगा म्यांमार में बहुत तगड़ा भूकंप आया था, मंडाले एरिया में, आपने सुना होगा बहुत बुरा एक भूकंप आया था, है ना। थाईलैंड में भी बहुत से लोगों को जो है बचाने की इसमें कोशिश की गई, तो वो ही ऑपरेशन ब्रह्मा है जो हमारी भारत की तरफ से मदद दी गई है। और इंडियन आर्मी ने यहाँ पर पहुंचाया, क्या पहुंचाएंगे भाई, यहाँ पर जो से अब किसी को वहां पे भूकंप आया तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम आई होगी, है ना। वहां पर क्या चाहिए होगा, सर्जरी के लिए चीजें, मेडिकल चीजें चाहिए होंगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, इमरजेंसी की चीजें चाहिए होंगी, तो वो हमारी तरफ से वहां भिजवाई गई है, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे सामने देख सकते हो। और कभी भी डिजास्टर आता है तो हमारी इंडियन आर्मी तैयार रहती है और एनडीआरएफ भी तैयार रहती है। एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स के लिए काम देखती है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कहीं भी फ्लड, अर्थक्वेक, कुछ भी आता है पूरे इंडिया और बाहर भी, ये सब मदद करती है। यंगून जो उसकी कैपिटल है, मतलब अब तो कैपिटल उसकी चेंज कर दी, अब तो नाए पाए तो रख दी है कैपिटल। तो वहां पर इन्होंने हमारी आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री को भेजा, 40 टन का यहाँ पर सामान भेजा है। और एयरक्राफ्ट भी भेजे गए जो कि इमरजेंसी फूड, वाटर, मेडिसिन, टेंट्स को वहां पे पहुंचा के आए हैं। ठीक है, तो ये इनका काम है। इसका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे भगवान है, हिंदू गॉड है, उनके नाम पे रखा गया है। क्योंकि 28 मार्च को म्यांमार के अंदर करीब करीब रात के 1 बजे के करीब, मतलब हमारे 1 बजे, वहां पर अर्थक्वेक आया, 7.7 का अर्थक्वेक आया, बड़ा ही तगड़ा अर्थक्वेक आया। इतना अर्थ तगड़ा आया कि म्यांमार में भी, बैंकॉक में भी, हर जगह इसके देखने को मिले। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पे इसके बारे में जो है वो बताया था, और म्यांमार में भी इस चीज का बोला है बिल्कुल। और मतलब म्यांमार के जो लीडर है, जनता चीफ मीन ओंग हेलांग, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बात करके धन्यवाद हमारा दिया है। तो काफी सारी वहां पर जो है मदद के रूप में पहुंचाई गई थी। सो वही एक ऑपरेशन ब्रह्मा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, काफी बड़ा ऑपरेशन था। 80 से भी ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे थे, और मतलब करीब करीब 1400-1500 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है, और काफी सारी मदद उन तक पहुंचाई गई। ये पिक्चर मैंने वहीं से ली है। समझ में आया भाई, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल हमारा टी के ऊपर है, चाय के ऊपर। आप लोग बताओ भाई, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा भारत में चाय उगाई जाती है। तो आप तो कहोगे मैम असम, ये तो हमें बहुत आसानी से आता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, असम ही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि भारत के अंदर अभी ये 2024 का डेटा हमारे पास आया है कि श्रीलंका को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा अभी। टी के मामले में हम लोग सबसे टॉप में आ जाएंगे। ऐसा घोषणा किसने करी है, ऐसी घोषणा करी है टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। टी बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ये वाली जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडियन टी बोर्ड 1954 में बनी थी, चाय की सारी देखरेख करने के लिए यही काम देखती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर। इसके अभी हेड है अमनदीप सिंह भाटिया, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा उगाई जाती है, मतलब कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में इसके हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। चाय जो कि एक कहाँ से निकाली जाती, कैमिलिया साइनेंसिस प्लांट से, जो कि चाइना से शुरू होकर इंडिया में आई और नॉर्थ म्यांमार से होके पूरे वर्ल्ड में इसका जो है वो बोलबाला आपको पता है कितना ज्यादा है। भारत के अंदर चाय की टपरियां सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो टी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, टी की इंडस्ट्री हो गया, टी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इस पे काफी सवाल आते हैं। ठीक है, तो जो चाय है, ये कहाँ से निकाली जाती है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। और चाय का एक इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है, पता है आप लोगों को। 21 मई को इंटरनेशनल डे भी मनाते हैं। चाय उगाने के लिए आपको 16 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और वैसे जो हमारी चाय है, एक दार्जिलिंग की बहुत फेमस चाय है, जिसे हम दार्जिलिंग टी कहते हैं। ये दार्जिलिंग टी जो है वो चैंपियन ऑफ द टीज कहा जाता है। भारत का पहला जीआई टैग जो था, है ना, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक टैग, वो इसी को दिया गया है। और प्रोड्यूस की बात करूं, ये तो चलो मैं निर्यातक की बात करूं, अगर मैं खपत या अब मैं इसको उगाने की बात करूं, उत्पादन की, तो भारत, हम सेकंड नंबर पे आते हैं चाइना के बाद। ठीक है,
बाकी हम कंज्यूम तो करते ही हैं, आपको पता है कितना ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं। बाकी ये बार यूपीएससी में सवाल आया था टी बोर्ड के ऊपर, इसके हेडक्वार्टर, और दूसरा पूछा था क्या इसके हेडक्वार्टर्स कोई रीजनल ऑफिस ओवरसीज भी है। ओवरसीज का अर्थ होता है कि भारत के बाहर भी कोई इसके हेडक्वार्टर मतलब कोई ऑफिस हैं क्या, तो बिल्कुल इसके ऑफिस दो जगह पे हैं, दुबई एंड मॉस्को। इन दो जगह पर इसके ऑफिसेज बने, हेडक्वार्टर्स तो नहीं है, ऑफिसेज कहा जाता है इसे। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको बात, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बट जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। चलिए अगला बढ़ता, अगला सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनमें से क्या काम होता है, आप लोग बताओ। इनमें से क्या काम करेगी मिनिस्ट्री, इलेक्शंस कराएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। अनुच्छेद 300 324 से 329 तक इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो इनमें से क्या काम देखती है वो, इंटरनल सिक्योरिटी देखेगी, नहीं भाई एमएचए देखती है, वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री देखती है। फॉरेन पॉलिसी बनाती तो फिर भाई मिनिस्ट्री हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की वो क्या करेगी, तो उसका काम क्या होता है, बी वाला, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का काम। अब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन मैंने जो आपको करा है कुछ ऐसा ही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और सबने मिल करके, ठीक है, एक पोर्टल बनाया है, नाम है नीति नकेर पोर्टल। ठीक है, नीति नकेर का मतलब क्या है, एनसीएआर का मतलब पहले तो फुल फॉर्म देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इकोनॉमिक रिसर्च। कुछ पिक्चर नहीं थी मेरे पास इसकी, इसलिए मैंने पिक्चर नहीं अपलोड करी इसकी। तो नीति आयोग ने मिलकर के और फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह के साथ मिलकर के एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, नीति एनसीएईआर करके, ठीक है, वो बनाया है। क्या अर्थ है इसका, ये बनाया है भाई एक पोर्टल जो कि हमारे पिछले 30 सालों का डेटा हमें देगा, पिछले 30 सालों का डेटा, कि हमारी हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी, हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी, हेल्थ पे कितना खर्चा हुआ, एक्सपर्ट्स ने क्या क्या बोला, एजुकेशन, मतलब पूरे देश का 28 के 28 राज्य और 8 हमारी यूटीज का सारा डेटा हमारे पास इकट्ठा करके दे देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा से टूल बनाया, यूजर फ्रेंडली बनाया, एक दूसरे के साथ मिलकर के इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक पोर्टल है जो कि आगे बनाया गया, जो हम कभी भी इस्तेमाल करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी पहल है, लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिलती है, लोगों को पता चलता है इसके बारे में कि क्या क्या चीजें कहाँ पर हमें देखने को मिल रही। ठीक है भाई, चलिए अगला है हमारे पास, इनमें से क्या जो है योगदानकर्ता के रूप में नहीं जाना जाता शहर वायु प्रदूषण में। आपको पता है कि वायु प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण में तो हम लोग टॉप कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, इनमें से क्या नहीं है, तो वायु प्रदूषण का कारण तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी सब है, ओजोन, सल्फर, PM 2.5, पीएम का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर। अभी क्या है ना, एक कॉन्फ्रेंस हुई है कोलंबिया में, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, डब्ल्यूएचओ ने ऑर्गेनाइज कराई है। कुछ ये इसकी पिक्चर है, देख सकते हो आप यहाँ पर, डब्ल्यूएचओ लिखा हुआ है साइड में, कोलंबिया लिखा हुआ है, क्लीन एयर फॉर हेल्थ रेस्पिरेट्रा करके ऐसे इसकी स्लोगन्स वगैरह रखे गए हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है एयर पोल्यूशन और हेल्थ के ऊपर, डब्ल्यूएचओ जिसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड जेनेवा में सिचुएटेड है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया। कोलंबिया, कोलंबिया हमारे पास में पड़ने, हमारे पास में मतलब वो कंबोडिया है, आप कंफ्यूज मत होना, जो हमारे पास पड़ती है लाओस कंबोडिया। कोलंबिया एक जगह है जो कि साउथ अमेरिका में, ठीक है। वहां पे कंट्रीज ने मिलकर के प्लेज लिए कि हम लोग 2040 तक आ जाते 50% तक पॉल्यूशन को कम कर देंगे। मेरे हिसाब से प्लेजेस ही लेते रहेंगे, काम तो करेंगे नहीं, है लोगों की इससे डेथ होती रह रही है, इतना बुरा हाल है, लंग्स में कुछ नहीं बच रहा है, और ये प्लेज ही लिए जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे। और दिल्ली का हाल देखो आप लोग, दिल्ली टॉप करती है इन चीजों में, बताइए जरा, भारत की कैपिटल है और उसमें एयर पोल्यूशन से लोगों के हाल बुरे हो चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि सरकार को कितना स्टेप्स लेने की जरूरत है, कितना ज्यादा सुधारने की जरूरत है, और हम कितना पीछे हैं इस मामले में। ऐसा नहीं कि तरक्की और देशों में नहीं हुई है, तरक्की और देशों में भी तो हो रही है ना, इंडस्ट्रीज और जगह भी है, पॉपुलेशन और जगह पे भी है, लेकिन हमारे देश की मैनेजमेंट सही नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट सही होगी तो चीजें सुधर सकती है ना, इतना तो बुरा हाल है, लंग्स में प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, स्किन इतनी खराब होती जाती है, मतलब आपके स्किन की क्वालिटी कुछ नहीं आ पाती, हवा ही इतनी खराब है तो कैसे जिएंगे। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस सम्मेलन का शीर्षक भी रखा गया था, आप पढ़ सकते हो, वायु प्रदूषण, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, तेजी लाना, तेजी पता नहीं कब लेके आएंगे, कैसे चीजें सुधारेंगे, इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चलो जनसंख्या कंट्रोल करना नहीं हो पा रहा है, कम से कम एयर पॉल्यूशन के लिए कुछ तो स्टेप लो, सिर्फ ये कर देना कि भाई कुछ दिनों के लिए
दिल्ली में आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, क्या इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा कि कुछ दिनों के लिए कोई घर नहीं बनेगा, कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी? तो क्या उससे रुक जाएगा? दिल्ली में अगर रोड्स अच्छे बना दे, साइड में रोड्स ऐसे बनाओ कि पेव्ड रोड्स हो, जहाँ से धूल मिट्टी ना उड़े, तब तो फायदा है ना चीजों का, समझ रहे हो? चलिए अगला बढ़ते हैं। एक और चाइना ने जो है ताइवान के पास में एक मिलिट्री ड्रिल्स करी है जिसका नाम है स्ट्रेट थंडर 2025 ए, कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं। मिलिट्री ड्रिल्स का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। ये चाइनीज वेबसाइट से ही लिया है मैंने पूरा, ठीक है। ताइवान में, जो कि चाइना के बिल्कुल पास है, चाइना और ताइवान को सेपरेट करने वाली जगह का नाम है ताइवान स्ट्रेट, जहां पे ये पूरा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेट थंडर, ये एक तरीके से एक्सरसाइज कह लो, या चाइना द्वारा की गई ड्रिल्स हैं, एक तरीके से ड्रिल्स होती है ना, वो यहाँ पे चाइना ने करी है, ठीक है भाई। तो ये छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं, इसमें छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। और अभी मैं बता दूं कि अभी जो अप्रैल का पहला हफ्ता रहा है उसमें ये 3 एक्सरसाइजेस करी गई हैं। मैंने एक साथ ही उनकी लिस्ट बना दी आपके सामने। पहली है प्रचंड प्रहार, ठीक है। ये एक्सरसाइज कुछ अभी परफॉर्म की गई है हाल फिलहाल में। एक्सरसाइज प्रचंड बिहार, सॉरी प्रहार, ये अरुणाचल प्रदेश भारत में ही की गई है। ये आर्मी ने खुद से करी है, ठीक है। ये इंडियन आर्मी द्वारा करी गई है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तैयारी दिखाने के लिए अपनी इस एक्सरसाइज को पूरा परफॉर्म किया गया। अभी हाल फिलहाल में की है, कहाँ की है, कैसे, किसके साथ करी है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही हमारी आती है इंदिरा एक्सरसाइज। इंदिरा एक्सरसाइज हमारी किसके साथ करी जाती है? आईएन से इंडिया हो गया, आईएनडी इंडिया, आर ए मतलब रशिया, ठीक है। ये हमारी नेवी की एक्सरसाइज है, बे ऑफ बंगाल में अभी हाल फिलहाल में करी गई है, ठीक है। अभी ही इंडिया और रशिया के बीच में चेन्नई के पास ये परफॉर्म की गई है। हमारी शिप्स भी वहां गई हैं, उनकी शिप्स भी यहाँ आई हैं। शिप का विजिट करना, पोर्ट्स में आना, एक्सपर्ट्स की राय देखना, मैनूवर कराना, ऑपरेशंस करना, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग्स कराना, वॉर शिप्स लेके आना, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से किया गया है। क्योंकि इंडिया और रशिया के जो डिफेंस के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब और आगे चल के और अच्छे ही बने 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 रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। सेम उसी प्रकार से एक और एक्सरसाइज है टाइगर ट्रायम्फ, जो कि 2025 में अभी फिर से यूएसए के साथ करी गई है। टाइगर ट्रायम्फ के नाम से 2 हफ्ते तक चली थी, 1 अप्रैल को शुरू हो गई थी, ऐसे करते करते ये पूरी चल रही, इंडिया और यूएसए के बीच में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और वैसे भी हम यूएसए के साथ और भी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि कोप इंडिया करते हैं, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वज्र प्रहार करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अलग अलग चलती हैं। अभी वाली एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई, तो आप तीनों देख सकते हो, तीनों ही भारत में हुई है। तो ये अभी हाल फिलहाल में इसकी मैंने एक साथ ही बना दिया, ताकि आपको आसानी हो जाए, एक बारी में आपको नोट्स मिल जाए सारे कि कहाँ पे क्या हुआ, आप भी अपने नोट्स में आसानी से लिख सको, क्योंकि लिखना यार याद करना बड़ा रहता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लिखो, याद करो, बहुत अच्छे से चीजें रहेंगी तो आपको आसानी रहेगी चीजों का, ठीक है। तो मैं तो आप ही के हिसाब से सोच रही हूँ, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी हमेशा, जब भी मैं ऐसा होगा मैं ऐसे ही करूंगी। बाकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए हमारे नंबर्स है, आज जब मर्जी कॉल करो, आपको सारी इनकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी नंबर से आपको सारी उपलब्ध करा दी जाएगी कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही इसी नंबर से ही उपलब्ध कराई जाएगी, और कोई नंबर नहीं है, इसी नंबर पे कॉल करो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलो अगला है हमारा बड़ा ही मजेदार, ये आप देख के तो समझ ही गए होंगे, घीबली आर्ट जिसे कहा जाता है। आपको ये, वो है ना भूल भुलैया मूवी का सीन है, और ये जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी का सीन है। तो ये है घीबली आर्ट, ये बड़ी फेमस हो रही थी। तो क्या चीज है ये, एक बार मैंने इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा, तो इसमें आप जरा एक बताओ इसको करके, है ना। क्या है ये? जापान में पब्लिश होने वाली नॉवेल्स नहीं, फिल्म फेस्टिवल नहीं, वीडियो गेम्स नहीं, ये क्या है? सांस्कृतिक और पर्यावरण विषयों पर एनिमेटेड फिल्में, या फिर उस तरीके से एनिमेशन के रूप में दिखाता है। ये कुछ ऐसा बना देता ना पिक्चर्स को, ऐसी वाली पिक्चर्स है ना। और भी पिक्चर्स ली थी मैंने, नहीं और नहीं है, यही है।
तो गिबली स्टाइल आर्ट्स बड़ी फेमस हो गई थी अभी हाल फिलहाल में, बड़ा अलग अलग कलर्स करके दिखाते हैं। ये जापानीज एनिमेशन है। कहाँ पे शुरू हुई थी? कोनायाई टोक्यो में 15 जून 1985 को शुरू करी थी तोशियो सुजुकी, सुजुकी वो मारुति सुजुकी वाला। वहां से इसका नाम गिबली आया है। इसका नाम जो है वो एयरक्राफ्ट के नाम पे रखा गया है, क्योंकि वो व्यक्ति को एविएशन और ये सब बहुत पसंद है। उस एयरक्राफ्ट का नाम गिबली था, तो वहां से ये नाम आया है। ठीक है। तो ये गिबली आपने सबने बनाई होगी, मे भी आप में से बहुत लोगों ने इसकी पिक्चर जरूर बनाई होगी। तो बस मैं ये चाह रही थी कि अगर पिक्चर हमने बनाई है, हमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे हमने पोस्ट करी है, तो हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए कि ये गिबली जो आर्ट है ये है कहाँ की। ठीक है। तो ये है क्या चीज, कहाँ की है, क्या चीज है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको एक पिक्चर की फॉर्म में ये आपको बताया है। ठीक है। काफी पॉपुलर है, जैसे आज भी ये चीजें बड़ी चल रही है, खूब लोग इस चीज को बनाते हैं करते हैं, मतलब बढ़िया है ये वाला। मजा आया था, मतलब एक ट्रेंड निकल के आया था, बड़ा बढ़िया, मुझे तो सही लगा था, थोड़ा बहुत तो मजेदार लगा था मुझे ये ट्रेंड। बाकी ये है कि ठीक है भाई, जो ट्रेंड आते हैं फॉलो कर लो, फिर उसके बाद चाहे भूल जाओ उस चीज को, है ना भाई। अब लोग धीरे धीरे भूलना शुरू हो गए। एकदम ट्रेंड आया था, बहुत एकदम उछला था, जब भी इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप या फेसबुक कुछ भी ओपन करो सिर्फ यही दिख रहा था। तो ठीक है, अब वो चीज खत्म होगी धीरे धीरे, तो उसकी डाउन में आ जाएगा। चलो अपन भी आगे बढ़ते हैं फिर। अब है जीआई टैग। मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में जीआई टैग का कॉन्सेप्ट समझाया। क्या होता है जीआई टैग? बिल्कुल, आप पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है सी। उत्पादों का एक अलग विशिष्ट पहचान बन जाती है, जो उसी जगह पे उत्पत्ति होती है और वहीं के लिए वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को देखती है। ठीक है। सारा कुछ तो वो है। अब हाल फिलहाल में एक जीआई टैग दिया गया है। कनाडियाप्पा एक हैंडीक्राफ्ट है, जो कि केरला का पहला ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम। ठीक है, कंडियाप्पा करके इसका नाम है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कनाडियाप्पा। ठीक है, ये क्या चीज है, कनाडियाप्पा करके बोलते हैं इसको। तो ये जीआई टैग जो है ये क्या है, इसकी खास बात क्या है वगैरह, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अभी उसी टाइम पीरियड में एक तेलंगाना की एक चिली होती है ना, जो मिर्च, उसको भी दिया है जीआई टैग। तो हमारे भारत के अंदर करीब 600 से ज्यादा जीआई टैग हो गए इनके शामिल होने के बाद। ठीक है, तो जीआई टैग 10 सालों के लिए दिए जाते हैं। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको दिखा देखती है पूरा। और ये बैम्बू से बना हुआ एक मैट है। मैट होता है ना, जो चटाई, वो होता है, जो कि बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज बनाती है, प्रिजर्व करती है। तो उनको यहाँ पर ये जो है ट्राइबल कम्युनिटी के किंग्स को दिया जाता था एक टाइम पे। ये पिक्चर जो है कंडियापा मतलब मिरर मैट होता है एक तरीके का। बहुत से जीआई टैग्स दिए जा चुके हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो बनारस की ठंडाई जो होती है ना, उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। काला जीरा राइस को दिया जा चुका है, रेड राइस को दिया जा चुका है। ठीक है, लड्डू हैं। और बाकी राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा को नहीं दिया, क्योंकि बहुत फेमस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। 2015 में इस पे सवाल भी आ चुका है। लेकिन राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को ये जीआई टैग अभी नहीं दिया गया है। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये तो फेमस जगह चीज है, तो इसको तो मिला ही होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बैम्बू वाला मैट है जिसको जीआई टैग मिला है। हैंड से बनाया जाता है, हाथों से मिला के पूरा बनाया जाता है, जो कि काफी ट्राइबल कम्युनिटीज इसका इस्तेमाल करती है। अब आता है हमारा लास्ट ये टॉपिक, बिरसा मुंडा रिबोलिना। आपको पता है बिरसा मुंडा किसका, इसका जो दूसरा नाम क्या है इसका, मुंडा उलुगवान। अभी हाल फिलहाल में क्या है, ये धरती आबा, इन्हें बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। अभी हमारी जो है ना भारत सरकार धरती आबा ट्राइब पिनार्स बना रही है। मतलब क्या है कि एक तो हम लोग ट्राइबल फेस्टिवल भी मना रहे हैं, और इस ट्राइबल फेस्टिवल के साथ साथ जितने भी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एंट्रप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया जाए, ताकि उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। सिर्फ यही नहीं ट्राइबल फेस्टिवल मनाएंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, उनका बिजनेस, उनके स्टार्टअप को ग्रो करने का भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो दोनों चीजों को मिला जुला रूप है ये वाला। ठीक है, धरती आबा के नाम से जो फेमस है। तो ये बिरसा मुंडा आप सभी लोग जानते होंगे। इन्हीं के बर्थडे पे झारखंड का भी फाउंडेशन डे आता है 15 नवंबर। तो बिरसा मुंडा जो है ये ट्राइबल रिवोल्ट के हेड कहे जाते हैं। 1875 में इनका जन्म हुआ था। मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। ब्रिटिश सरकार को भगाने का, या ब्रिटिश सरकार मतलब इनको जबरदस्ती यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया, बहुत सारी चीजें इनके साथ हुई, तो इन्होंने अपना ट्राइब्स को वापस से जन्म दे करके ट्राइबल्स के लिए खूब काम किया, इसलिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। इनका एक स्लोगन है, अबुआ राज अते जाना, महारानी राज टुंडू जाना।
ठीक है, मतलब कि क्वीन का जो किंगडम है, जो एलिजाबेथ का चल रहा था भारत में, उसको हटा करके हमारा खुद का राज होना चाहिए। ठीक है, आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल में इनको खूब पूजा जाता है, इनको खूब लोग मानते हैं, इनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी इनकी पिक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये काफी ज्यादा फेमस पर्सन है, आपने जरूर, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने इनका नाम जरूर। तो आपने आज की क्लास में मेरे साथ करीब करीब 10 से 12 करंट अफेयर, करीब 10 तो पढ़े ही हैं आपने आज मेरे साथ करंट अफेयर। तो वही आप लोगों को याद भी करने हैं अच्छे से। ठीक है, ये अरे यहाँ चली गई वो पिक्चर। मैं सोच रही थी मैंने एक और पिक्चर ऐड तो गई थी, ये गीबली वाली पिक्चर यहाँ आ गई है ना, ये बाबूराव, बाबूराव और राजू, है ना, श्याम और राजू, तो ये वो पिक्चर है। तो ये गिबली वाली आर्ट थी। ठीक है, मैं सोच रही थी मैंने ऐड तो करी थी, फिर वो कहाँ चली गई, वो गलती से स्लाइड पीछे चली गई मुझसे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस जरूर इसको पढ़ना। बाकी आप हमारे पीडीएफ लेना है तो आप ये नंबर्स ले सकते हो, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी आप नंबर ले सकते हो। आपको बेसिकली अगर हमारा करंट अफेयर, हमारे सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, हमारे और भी कोर्सेज चलते हैं जिससे बहुत सिलेक्शंस दिए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अपने आप में यहाँ पर नाम है इस चीज का, जहाँ पर हम लोग एक तरीके से सिलेक्शन देने के लिए जाने जाते हैं। राइट, तो आप लोग इस चीज को कभी भी हमारे से आप कॉल पे जुड़ सकते हैं, एंड कभी भी आप हमारे नंबर लेके कभी भी कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें आपको फ्री में क्विज अटेम्प्ट करने को मिलते हैं, सारी जानकारी हमारी जितनी भी रहती है वो, और बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको ज्वाइन कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम फीस है, अफोर्ड नहीं करेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा फीस भी नहीं रहेगी उसके लिए। आप जो भी कोर्स आपको चाहिए, आप एक बार कॉल करके उस पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हो। समझ में आया सभी लोगों को यहाँ तक? तो ये कंप्लीट कीजिएगा, और ऐसे ही आपसे मुलाकात होगी अप्रैल के दूसरे हफ्ते के लिए, और उसके आगे के फैक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जितना करा दिया उतना कंप्लीट करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, और जो महीने के एंड में हमारी करंट अफेयर की बुकलेट आती है उसको पढ़ना। तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक मेरी और वीडियो आएगी जिसका नाम है प्लेसेस एंड न्यूज, जो कि जनवरी की भी आ चुकी है, तो वो आप जरूर देखना। उससे क्या है कि आपको जितनी भी जानकारी होती है ना बाकी चीजों की, वो वहीं से अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आप उसको देखिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।